हेलो फ्रेंड, दिस इज अजय और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। और देखिए, इसके पहले दो टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये दोनों टॉपिक अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले दोनों टॉपिक को आप पढ़ लीजिए। इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, तभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ, तो आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप अगर वीडियो का आप वॉच करेंगे तभी आपको आगे का कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा, राइट ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ से लगभग क्वेश्चन एक दो पूछ ही लिया जाता है, राइट ना। चलिए आज के हाइलाइट्स देख लेते हैं। आज के किन टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली आज का जो टॉपिक रहने वाला है लगभग सेवन पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रसव पूर्व हो गया, शैशव काल हो गया, बाल्यकाल हो गया, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, परिपक्व प्रौढ़ावस्था और वृद्ध प्रौढ़ावस्था। लगभग 7 पॉइंट्स के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट ना। और एक एक पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये लड़के 1-2 मार्क्स अगर फेल हो जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतना करीब आकर के फिर पीछे हो जाना, आपको नहीं लगता कि काफ़ी बुरा लगता है, राइट ना। चलिए देखिए, पहला है आपका प्रीनेटल स्टेज, जिसको प्रसव पूर्व बोला जाता है। देखिए, प्रीनेटल स्टेज हम उसको बोलते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उसको प्रीनेटल या प्रसव पूर्व बोला जाता है। और इसका जो ड्यूरेशन होता है 9 महीने या 280 दिन होता है, आपको याद रख लेना है। देखिए, कभी कभी एग्जाम में दिन पूछ लेता है, ठीक है ना, तो आपको दिन याद रख लेना है। कितने दिन का होता है? तो 280 दिन का होता है, राइट ना। महीना आपको याद ही होगा, 9 महीने का होता है प्रसव पूर्व का। इसके विकास के कुछ चरण होते हैं। विकास के कौन कौन से चरण होता है? तो देखिए, 12 सप्ताह जब हो जाता है तब माँ का जो पेट होता है वो पूरी तरीके से भर जाता है, भ्रूण जो है पूरी तरीके से भर जाता है, राइट ना। और 14 सप्ताह तक लिंग की पहचान हो जाती है। ये कह सकते हैं कि 14 सप्ताह तक लिंग की पहचान कर ली जाती है कि जो बच्चा माँ के पेट में पल रहा है वो मेल है या फिर फीमेल है, राइट ना। और 16 से 20 सप्ताह तक ये कह सकते हैं कि माँ जो होती है बच्चे को पेट में हिलता डुलता मतलब महसूस कर सकती है, फील कर सकती है, राइट ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये वीक दिया है, आप देख सकते हैं 4 वीक में बच्चा कितना बड़ा होगा, 8 वीक में, 12 वीक में, 16 वीक में। अगर वीक में बात की जाए तो लगभग 40 वीक का ये क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, राइट ना। तो दिन कितना हो गया? 9 महीने हो गया, महीने कितना हो गया? 9 महीने, दिन 280, और वीक में अगर बात की जाए तो 40 वीक्स होते हैं, राइट ना। ये चीजें आपको याद कर लेना है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं शैशव काल, जिसको इन्फेंसी स्टेज भी बोला जाता है। और ये जो होता है आपका जन्म से लेकर के 2 साल तक के बच्चों को इन्फेंसी स्टेज बोला जाता है ना। देखिए, इस अवस्था में जो शिशु जो है पूर्ण रूप से अपने माता पिता के ऊपर निर्भर होता है। बच्चा जो है 100% अपने माँ के ऊपर डिपेंड होगा, उसको कोई दूसरा कोई खिला नहीं सकता ना। और जब आप देखे होंगे कि जब माँ अपने बच्चे को ली होती है, फिर दूसरा कोई जाता है उस बच्चे को लेता है तो बच्चा रोने लगता है। तो जिसने सीडीपी पढ़ा हुआ है वो तो समझ जाएगा कि नहीं, बच्चा अपनी माँ के ऊपर अभी डिपेंड है। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा हुआ है बोलेगा कितना शैतान बच्चा है, खाली अपने माँ के पास रहता है ना। लेकिन बच्चा की गलती नहीं है, गलती आप में है कि आपने सीडीपी बढ़िया तरह से नहीं पढ़ा। अगर आप पढ़े होते तो आपको समझ में आ जाता कि अभी बच्चा जो है अपने माँ के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड रहता है ना। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। बच्चों के अंदर जो है शारीरिक और मानसिक रूप से काफी तेजी से डेवलप होता है, ठीक है ना। इस अवस्था में संवेदनात्मक भी होता है, मतलब बच्चा ये कह सकते हैं कि अपनी भावनाएं जो है रो करके व्यक्त करता है। अगर उसको भूख लगेगी तो वो रोने लगेगा, उसको दर्द होगा तो वो रोने लगेगा, और रो करके संवेदनात्मक होता है। उसको कोई अगर मार दिया तो वो रोने लगेगा, उसको डांट दिया तो रोने लगेगा, ठीक है ना। वो चीज़ों को समझता है। इस अवस्था में सीखने की गति जो होती है काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी बच्चा तेजी से इसमें सीखता है कोई किसी भी चीज़ को। इस अवस्था में शिशु को प्यार और स्नेह की काफ़ी आवश्यकता होती है। बच्चे जो होते हैं उसको लाड प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। जितना हो सके परिवार से, माँ से, बाप से, उस पिता से, मतलब बच्चों को लव एंड अफेक्शन मिलना चाहिए। अब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, बच्चा तो बच्चा ही होता है, वो रोने लगता है किसी चीज़ को लेकर के, खाने को लेकर के, क्योंकि उसकी फीलिंग तो आप समझ नहीं पाते ना कि बच्चा किस लिए रो रहा है। और जो लोग नहीं समझते हैं वो चीज़ को, बच्चा अगर रोने लगा तो और उसको पीट देते हैं और उसको मार देते हैं और उसको डांट देते हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चा को अभी लव एंड अफेक्शन की ज़रूरत है, उसकी प्यार और स्नेह की ज़रूरत है ना। तो जितना हो सके 2 साल से, जन्म से लेकर के 2 साल तक बच्चों को जितना हो सके प्यार करिए, जितना हो सके उसको स्नेह दीजिए। नहीं तो बच्चा डर जाएगा, फिर वो आपसे वो चीज़ें नहीं कह पाएगा जो आप सुनना चाहते हैं,
ठीक है ना, वो आपसे डरने लगेगा। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार जो है मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित का मतलब कि बच्चा को अगर खाने की जरूरत है तो ये नहीं बोलेगा कि मुझे खाना चाहिए, बस ये वो रोने लगेगा। उसको दर्द होगा तो ये नहीं बोलेगा कि हमको दर्द हो रहा है, वो सिर्फ रोने लगेगा। तो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर उसकी आधारित होती है ना। नैतिकता का अभाव होता है इस अवस्था में। इस उसमें बच्चा के अंदर जो बिल्कुल एकदम संस्कार नाम की चीज नहीं होता है। तब ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर डिमेरिट्स है, नहीं, बच्चा को अभी धीरे धीरे वो चीजें सीखना है। संस्कार नाम की कोई चीज नहीं होता है, नैतिकता नहीं होता है। बच्चा किसी के ऊपर जा करके सुसु कर देगा, किसी को जा करके कुछ भी मतलब किसी को मार देगा, ठीक है ना। तब ऐसा नहीं कि बच्चा, आप बच्चे को गोद में लिए और बच्चा आपको मार दिया तो आप भी उल्टे में मार दें, नहीं। बच्चा के अंदर जो है नैतिकता का विकास अभी नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी आप बच्चे को नहीं डांट सकते हैं, बच्चों को आप नहीं मार सकते हैं ना। प्राथमिक समाजीकरण इसी अवस्था में होता है। देखिए, जो परिवार जो होता है वो पहला समाज का पहला हिस्सा माना जाता है, यहीं से बच्चे में समाजीकरण होता है, ठीक है ना। तो यह शुरुआत भी यही होता है। अगर घर के बच्चे के परिवार अगर अच्छा है, उसकी माँ बाप अच्छे हैं तो अच्छे उसको संस्कार देंगे। अगर अच्छा घर परिवार नहीं है तो यहीं से कह सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल पूर्ण रूप से एकदम बिगड़ने लगता है। वो क्या बोलते हैं उसको कि बच्चा फिर जाएगा, घूमेगा फिरेगा, फिर उसको चीज़ें समझ में नहीं आएगा, कुछ उल्टा चीज़ें सीखेगा। अगर घर परिवार में कोई समझाने वाला नहीं है तो लड़का आकर के घर में गालियाँ देगा, माँ भी उसके सामने गाली दे रही है, पिता भी उसके सामने गाली दे रहे हैं, घर में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो लड़का फिर वहीं से चीज़ें सीख करके बाहर भी जा करके देगा, ठीक है ना। अगर समाज अच्छा है, अगर घर परिवार अगर अच्छा है तो लड़का अच्छा चीज़ें सीखेगा, फिर अच्छा जाकर के वो बोलेगा। तो आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि बच्चों के सामने आप अच्छे तरीक़ा से बोलें, अच्छे तरीक़ा से रहें, तभी जाकर के बच्चा में अच्छे तरीक़े से समाजीकरण हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका बाल्यकाल। देखिए, बाल्यकाल जो हो गया इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला है आपका पूर्व बाल्यकाल और दूसरा है उत्तर बाल्यकाल। देखिए, पूर्व बाल्यकाल में जो होता है वो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक के इसमें बच्चे आ जाते हैं ना, और इस अवस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। टॉय एज का मतलब ये हो गया कि बच्चे इस अवस्था में बिल्कुल टॉय से खेलना पसंद करते हैं, खिलौने से खेलना पसंद करते हैं। प्लास्टिक की गाड़ी होती है, प्लास्टिक के बंदूक होते हैं, प्लास्टिक का धनुष होते हैं, सब कुछ मतलब ये कह सकते हैं कि टॉय होता है और उससे बच्चे खेलते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आप जब छोटे थे तो कैसे खेलते थे। प्लास्टिक की गाड़ी होती थी, उसमें धागा बांध करके फिर इसमें खींचना ना, ऐसे मिट्टी उस पर रख करके खींचना। अब सोचिए, आप कल्पना करिए कि कैसे सब होता था। अभी आप आसपास के बच्चों को देखते होंगे कि जो बच्चा 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक का होगा, उस बच्चे कैसे टॉय से खेलता है ना। और देखिए, ये जो होता है ना, इसमें लड़कियां जो होती हैं अलग अलग टॉय से खेलती है, लड़के जो होते हैं अलग टॉय से खेलते हैं। लड़कियां जो होती है वो किसे डॉल से खेलेगी, छोटी छोटी डॉल रखेगी, उसको टिकली सिंदूर उठलाली लगा करके उसको ना। बच्चे जो होते हैं वो धनुष लेकर के खेलेंगे, बंदूक लेकर के खेलेंगे। पहले से उसकी जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, लड़की का अलग और लड़कों का अलग होता है। समाजीकरण और जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। ये कह सकते हैं कि समाजीकरण और जिज्ञासा दोनों में एकदम वृद्धि होती है। बच्चे के अंदर जो है समाजीकरण और जिज्ञासा इस एज में बढ़ने लगता है। बच्चे जो है क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं ना, और बच्चे जब क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो उसको डांट करके चुप मत कराइए, उसको बोलिए मत, उसको समझाइए, उसको बतलाइए। जितना आप बच्चे को बतलाएंगे, जितना आप बच्चों को समझाएंगे, उसके अंदर उतना ही जिज्ञासा बढ़ेगा और उतना ही बच्चा सीखेगा। समझ में आया? बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चों में ये जो एज होता है, बच्चा नकल करने लगता है। नकल करने का मतलब ये है कि जैसे आप करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। तो उसको डांटिए, बोलिए मत, और उसके सामने आप कोशिश करिए कि अच्छे तरीक़ा से आप पेश आइए। अगर गलत चीज़ें आप उल्टा सीधा चीज़ें आप करेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा और फिर आपके सामने करेगा, फिर आपको बुरा लगेगा। तो आप अच्छा चीज़ें करेंगे, बच्चा अच्छी चीज़ों का नकल करेगा। और यही चीज़ आपका होना चाहिए कि बच्चों के सामने जो है आप अच्छी चीज़ें करें ताकि बच्चा उसका सही तरीक़ा से नकल करे। अगर कोई भी चीज़ अगर आपको गलत लग रहा है तो आप कोशिश करें कि बच्चे के सामने ना करें, क्योंकि ये जो एज होता है बच्चा आप ही को जानता है और आप ही को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। यानी कि माता पिता को सबसे ज़्यादा फॉलो करता है, घर में जो सदस्य होते हैं उसको सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। तो इसमें घर के जो भी सदस्य हैं, खास करके जो माता पिता हैं, बच्चों के सामने जो है अच्छे तरीके से उनको पेश आना चाहिए ना। भाषा सीखने का ये उत्तम अवस्था है। इसमें जो बच्चे जो होते हैं काफ़ी तेज़ी से भाषा सीखते हैं। इनके सामने जो भी भाषा आप बोलेंगे उस भाषा को बहुत तेज़ी से आप बच्चे जो सीख जाते हैं।
ठीक है, बच्चों के सामने अच्छे शब्द बोलेंगे, बच्चा अच्छा तरीका से सीखेगा। बच्चे के सामने अगर बुरे शब्द बोलेंगे तो बच्चा वो भी बहुत तेज़ी से सीखेगा, क्योंकि सिखाने वाले तो आप ही हैं ना। और ये जो एज होता है, बच्चे का माइंड जो बिल्कुल एकदम बिल्कुल शार्प होता है, एकदम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि खाली खेत की तरह होता है। उसमें कोई भी फसल आप डालेंगे एकदम बहुत तेज़ी से उगेगा और बहुत साफ सुथरा उगेगा। बच्चे को आप इंग्लैंड भेज देंगे, बहुत अच्छे तरीके से बच्चा इंग्लिश सीख जाएगा। बच्चे को आप चाइना भेज दीजिए, वो चाइनीज सीख जाएगा ना। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये जो एज होता है भाषा सीखने का सबसे उत्तम अवस्था होता है। और आपका कोशिश रहना चाहिए कि बच्चों के सामने अच्छे तरीके से पेश आएँ और अच्छे लैंग्वेज का, अच्छी भाषा का आप यूज करें। बच्चे में कल्पनाशीलता वाले खेल में पूर्ण रूप से भाग लेते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, कल्पनाशीलता वाले खेल में बहुत रूप से भाग लेते हैं। ये कह सकते हैं कि बच्चे जैसे चोर सिपाही का खेल खेलना, राजा रानी का खेल खेलना, और उसमें बहुत रूप से पूर्ण रूप से उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। किसी को राजा बना देगा, किसी को रानी बना देगा, और उसमें लड़के पार्टिसिपेट करेंगे और उस कल्पनाशीलता वाले खेल को बहुत अच्छी तरीक़ा से खेलेंगे ना। मने ये कह सकते हैं कि कल्पना जिस खेल, जैसे राजा किसी को बना दिए, किसी को रानी बना दिए, किसी को चोर बना दिया, किसी को सिपाही बना दिया, और वैसे बच्चे खेलते हैं, तो कल्पनाशीलता वाले ना। दूसरा हो गया आपका उत्तर बाल्यकाल। देखिए, उत्तर बाल्यकाल का जो एज होता है वो आपका 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चे इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पर आपको 12 वर्ष भी देखने को मिल जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए 6 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष या 12 वर्ष, तो आपको ध्यान से पढ़ लेना है और ध्यान से पढ़ करके आपको आंसर देना है, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको 6 वर्ष भी मिल जाएगा, 6 से 11, और कहीं 6 से आपको 12 भी मिल जाएगा। देखिए, इस एज को आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है। यहाँ से बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और पहली बार बच्चे को आप स्कूल भेज करके देखिए, इतना परेशान करता है, इतना परेशान करेगा, एकदम लोटा लोटा करके रोएगा। देहात का है तो और एकदम मुश्किल कर देता है, और जाएगा नहीं अपने घर परिवार में। बच्चा रह रहा है, अपने माँ बाप को छोड़ेगा ही नहीं। गाड़ी में एकदम उसको टांग करके आप बैठाइए, वहाँ पर जा करके रोएगा। स्कूल में तो खैर जब डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने माता पिता से, तो वहाँ पर जा करके थोड़ा सा शांत हो जाता है ना। हम लोग तो जैसे स्कूल वगैरह चलाते हैं, तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जो नर्सरी वाला है, भाई साहब एकदम परेशान करके लड़का रख देता है। एकदम इतना रोएगा, एकदम लोटा लोटा करके रोएगा। उसको आप पकड़ेंगे तो दांत से भी काट लेता है लड़का मतलब ये, उसको आप मार भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होने लगता है। देखिए, अब इसमें बच्चे के अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई हो रही है, उसमें अगर उसको रुचि लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, तो उसमें उसको रुचि बढ़ने लगती है। आजकल के बच्चों को अगर आप मोबाइल से पढ़ाइए, टैबलेट से पढ़ाइए, LCD से पढ़ाइए, लैपटॉप से पढ़ाइए, बच्चे देखिए कितने इंटरेस्टिंग तरीक़ा से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उसको कार्टून के थ्रू पढ़ाइए, मतलब है ना, बहुत तेज़ी से बच्चा जो है उसमें रुचि लेगा और उसमें विकास भी करेगा। उसका जो स्मरण जो क्षमता होता है वो काफ़ी तेज़ी से उसका विकसित होता है, और ये कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय तक वो चीज़ को याद रखता है। किसी बच्चा का अगर किसी रिलेशन में अगर गया है, अगर उसके मामा, उसकी मामी, किसी ने अगर 5-10 रुपये अगर दिया हुआ है, और वो पैसा आप ले लीजिए, उससे ले करके रख लीजिए उसको, और 20 दिन के बाद भी ना उसको याद रहेगा कि हमारा पैसा आप लिए थे। वो भूलने वाला नहीं है वो बहुत। या फिर आप मार्केट जा रहे हैं और बच्चा बोल दिया कि हमारे लिए चॉकलेट लेकर के आइएगा, और चॉकलेट आप भूल जाइए, वो निश्चित रूप से उसको याद रहेगा ना। बच्चों में समूह भावना का विकास होता है। बच्चे जो होते हैं ना, समूह भावना का विकास का मतलब बच्चा आप ग्रुप बनाने लगेगा, एकदम ग्रुपिंग बना करके उसमें रहने लगेगा। देखिए यहाँ पर कैसे किस प्रकार से ग्रुप बना करके रहेगा, उसी के साथ घूमेगा फिरेगा ना। जीवन में अनुशासन, यहाँ पर गलत हो गया, जीवन में अनुशासन और नियमों के महत्व समझ में आने लगती है। अब बच्चा जो है, पहले क्या था पूर्व बाल्यकाल में, उसमें क्या था कि बच्चों को समझ में नहीं आता, किसी को मार देगा, किसी को ऊपर पोटी कर देगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों को धीरे धीरे क्या बोलते हैं कि अनुशासन और नियम उसको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना है, समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है। ये सब धीरे धीरे नियम कानून उसको समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण एवं घूमने का विकास होने लगता है। बच्चे जो होते हैं नई नई चीज़ें इन्वेंशन करने लगते हैं। आप देखेंगे कि कुछ न कुछ घर में नया नया चीज़ बनाएगा, बना हुआ चीज़ भी बिगाड़ देगा। अब बिगड़ा हुआ चीज़ को तो पता नहीं बना पाएगा नहीं बना पाएगा, ये अलग की बात है, लेकिन बना हुआ चीज़ जरूर बिगाड़ेगा ना। तो हमने तो बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ी हुई है, और इसके लिए बहुत सारे डांट भी मैंने खाया हुआ है। पता नहीं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग इस एज में थे तो क्या क्या चीज़ें आप बिगाड़े थे ना, और इसके लिए क्या आपके साथ हुआ था, ये भी आप ज़रूर बताना।
घूमने की विकास होने लगता है, बच्चा एकदम घूमने लगता है, इधर से उधर खूब घूमेगा बच्चा ना। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है कि बच्चा जो है अपने ड्रेस का केयर नहीं करता है, ना अपने शरीर का केयर करता है, जिधर मर्जी चढ़ गया, एकदम एडवेंचर लाइफ होता है, पेड़ों पर चढ़ना, इधर जंप करना, इधर कूदना ना, एकदम कपड़े गंदे करके लेकर के आना, ठीक है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है। ड्रेस अगर स्कूल से अगर बच्चा आया तो जूता इधर भीगेगा, कपड़ा इधर भीगेगा, कोई भी चीज़ जो है सही तरीके से नहीं रहेगा, तो इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे एक्टिव और स्मार्ट एज भी कहा जाता है। देखिए इस एज में बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं, कोई भी चीज़ हो गया ना, काफ़ी एक्टिव रूप से बच्चे करते हैं और काफ़ी क्यूट लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं, क्योंकि अभी बच्चे जो है एकदम बिल्कुल ये कहिए कि अर्ली लाइफ में होते हैं ना, तो काफ़ी स्मार्ट लगते हैं बच्चे। इस अवस्था में स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। स्टोरेज का मतलब बच्चा किसी किसी चीज़ को स्टोर करके रखने लगता है। जैसे 1 रुपया दीजिए, 1 रुपया 2 रुपया दीजिए, बच्चा उस चीज़ को खाएगा नहीं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो खर्च कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गुल्लक में बटोर बटोर करके रखेंगे ना, बटोर बटोर करके रखेंगे। तो स्टोरेज करने की प्रवृत्ति बच्चों में आ जाती है। जैसे हम लोग जैसे छोटे थे, 5वीं चौथा में पढ़ते थे, तो मोर के पंख को इकट्ठा करके रखते थे किताब में ना, कि विद्या आ जाएगी ऐसे करेंगे तो। एक बच्चा था वो खूब स्टोरेज कर करके रखता था, खूब स्टोर कर करके रखता था कि विद्या आ जाएगा, दिन भर में 20 बार प्रणाम करेगा, 40 बार गोड़ लगेगा, 5 गो सब्जेक्ट में 10th में फेल हुआ ना। तो ये कह सकते हैं कि ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है ना। उसके बाद से है आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होता है 12 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे इसमें आ जाते हैं किशोरावस्था में। और ये जो अवस्था होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड अवस्था होता है, काफ़ी जटिल अवस्था होता है, क्योंकि यहाँ से बच्चों को अब लाइफ में डिसाइड करना होता है कि कुछ ना कुछ तो करना है इसको। तो इसीलिए काफ़ी जटिल अवस्था माना गया है। किस अवस्था को? 12 से लेकर के 18 साल तक के बच्चे जो होते हैं काफ़ी इसकी जटिल अवस्था होता है, और काफ़ी वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो भी कुछ करेगा वो समझिए कि फाइनल डिसीजन होगा। इसकी शारीरिक संरचना में परिवर्तन होने लगते हैं। अब उसको उसकी जो शारीरिक संरचना है एकदम पूर्ण रूप से एकदम परिवर्तन होने लगता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होने लगती है। यानी कि इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं उसकी लंबाई और भार ये दोनों में वृद्धि होने लगती है, वजन उसका बढ़ने लगता है। 12 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां दोनों में तेजी से वृद्धि होती है। देखिए 12 से लेकर के 14 साल तक के एज में जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों की अपेक्षा काफ़ी तेजी से विकसित करती हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अभी आपने ध्यान दिया होगा कि अभी आप उतने ही साल के हैं और आपके पहले जो है कोई लड़की जन्म ली, तेज़ी से बढ़ गई और उसकी शादी भी हो गई, 2 बच्चे भी हो गए ना, तो काफ़ी तेज़ी से विकसित होती है सब, उन सब का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। कितना? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के विकास जो है, शारीरिक विकास जो है काफ़ी तेज़ी से होता है। कितने साल तक के? 14 से लेकर के 18 साल तक, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, 12 से लेकर के 14 साल तक, और उसके बाद से 14 से लेकर के 18 साल तक में क्या होता है कि लड़कों की जो लंबाई और उसका भार जो होता है और उसकी मांसपेशियां लड़कियों की अपेक्षा काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होता है ना। 14 से लेकर के 18 साल और 12 से लेकर के 14 साल, ये दोनों चीज़ें आपको याद रख लेना है। जरूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लो, काफ़ी काम आने वाला है। इस अवस्था में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की प्रवृत्ति जागृत होने लगती है। मतलब अगर ये कहें आज के ज़माने में, तो इस अवस्था में लड़का जो है पूरा एकदम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से बनाने लगता है। वो ढूंढने लगता है कि भाई कोई एक मिल जाए, कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, कोई बॉयफ्रेंड मिल जाए ना, काफ़ी पूर्ण रूप से वो विकसित हो जाता है। इस अवस्था में दुविधा का भाव उत्पन्न होने लगता है, जैसे मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ। और इस अवस्था में बच्चे जो है मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि यार मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ठीक है ना। इसके अंदर दुविधा का भाव आने लगता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है। देखिए इस अवस्था में जो है बच्चे जो होते हैं उसकी बुद्धि के विकास पूर्ण रूप से हो जाती है। मतलब वो सही और गलत वो पहचान सकता है कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या समाज में अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है, वो सब कुछ बढ़िया तरह से वो चीज़ को जानने लगता है ना। ध्यान केंद्रित करने और स्मरण करने की क्षमता एकदम बढ़ जाती है। इस अवस्था में जो भी बच्चे अगर अच्छा काम कर रहा है तो निश्चित रूप से उसमें विकसित करेगा, अगर गलत काम कर रहा है तो उसमें भी वो विकसित करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो पूरा जी जान लगा देता है। नहीं
देखिए ये जो एज होता है ना, यहीं से ये कह सकते हैं कि अच्छा बनने वाला एज होता है और यहीं से बिगड़ने वाला एज होता है। और यहाँ से जो बच्चा बन गया वो बन गया, और यहाँ से जो बच्चा बिगड़ गया वो फिर कभी भी सुधरने वाला नहीं है ना। तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, इसीलिए कहा गया है कि ये जो एज होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसी में का कुछ नेक्स्ट पॉइंट बचा हुआ है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। ये जो अवस्था होता है इसमें मित्र जो बनते हैं, जो दोस्त बनते हैं, इसकी बनाने की जो प्रवृत्ति होती है काफ़ी तेज़ी से हो जाती है, यानी कि दोस्त बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और सामाजिक संबंधों में वृद्धि होने लगती है, यानी कि समाज भी बनने लगते हैं, समाज के अंदर रहने लगता है ना। इस अवस्था में नशा या अपराध की अधिक संभावना हो जाती है। बच्चे जो है इस अवस्था में, ठीक है ना, खींचना, फिर अपराध करने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ जाती है। लड़का जो है उसके पास पैसे तो होते नहीं है, पहले दोस्त से सीखेगा नशा करना, ठीक है ना, और फिर जब आदत जब पड़ जाएगी फिर क्या करेगा, आदत जब पड़ जाएगी तो फिर जो है पैसे नहीं रहेंगे, घर से कितने दिन तक पैसे लेगा, जब तक काम चलेगा तब तक चलेगा, और नहीं तो फिर जो है अपराध करने लगेगा। तो ये जो अवस्था जो है माता पिता को पूर्ण रूप से या बच्चे के ऊपर एकदम ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, ताकि बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और जितना आप ध्यान देंगे बच्चों के ऊपर बढ़िया रहेगा, इसका दिमाग इधर उधर ना भटके। तुलना में दोस्तों की जो राय होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि लड़का जो होता है ना ये अपने परिवार के बात कम सुनेगा और अपने दोस्तों के बात ज़्यादा सुनेगा। कोई भी चीज़ अगर लेना है, जैसे मोबाइल लेना है, गाड़ी लेना है, तो वो अपने दोस्तों से राय लेगा, यार कौन सी बाइक ले लूँ, यार कौन सी मोबाइल ले लूँ, मतलब वो अपने दोस्तों के सबसे ज़्यादा राय लेगा। उसमें परिवार के जो राय होता है वो इम्पोर्टेंस नहीं होता है। घर वाले बोलेंगे यार बजट कम है, ये मोबाइल ले लो, वो नहीं मानेगा। उसके दोस्त बोलेगा कि ये ले लो, वही काम करने वाला है ना। तो ये कह सकते हैं कि परिवार के तुलना में जो दोस्तों के जो राय होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें एक्टिव रूप से गैंग में शामिल हो जाता है। देखिए पहले वाले में जो क्या था कि बच्चे एक्टिव रूप से गैंग में शामिल नहीं होते, लेकिन इसमें जो बच्चे होते हैं एक्टिव रूप से गैंग में एकदम शामिल हो जाते हैं। इसे जीवन में सबसे कठिन काल भी कहा जाता है। ये जीवन का सबसे कठिन काल होता है। इसमें बच्चे के लिए जो बच्चा बन गया वो बन गया, जो बिगड़ गया वो एकदम बिगड़ गया। इसमें बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि बच्चे बोलने लगते हैं कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे पीसीएस बनना है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगते हैं। जैसे आप लोग के पास ये गई यार मुझे पढ़ करके, मुझे सीटेट क्रैक करके मुझे टीचर बनना है ना, तो आप कैसे थिंकिंग कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ करके बोलेंगे कि यार मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है ना, तो इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसको बोला जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना ज़्यादा होती है। वीर पूजा का मतलब ये हो गया कि बच्चे जो है ज़्यादातर बच्चे जो है एक्ट्रेस का, एक्टर का वो वीर पूजा करते हैं। उसको घर में फ़ोटो लगाएंगे, कैटरीना कैफ का, किसी एक्टर का, सलमान खान का, शाहरुख खान का, फिर उसको पूजा करेंगे, उसी के जैसे बनने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जो स्वामी विवेकानंद को लगाएंगे, सुभाष चंद्र बोस को लगाएंगे, गांधी जी के लगाएंगे, और फिर उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हैं और उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश वो करते हैं ना। जो जैसे बच्चे होते हैं, जैसे परिवार समाज से उनको मिली होता है, वैसे बच्चे करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका युवा प्रौढ़ावस्था। देखिए युवा प्रौढ़ावस्था जो होता है लगभग उसी एज में काउंट हो जाता है, और ये जो एज होता है 18 से लेकर के 40 साल तक के बच्चे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। और इसमें ये कह सकते हैं कि इस एज में बच्चे के पास मैच्योरिटी आ जाती है, और ये अब बच्चा नहीं रह जाता है, अब ये एक आदमी बन चुका होते हैं ये लोग, और इसमें मैच्योरिटी पूर्ण रूप से आ जाती है। और यहाँ पर जो डिसीजन होता है काफ़ी सोच समझ करके लिया जाता है। नहीं तो आपका ये जो परिपक्व प्रौढ़ावस्था होता है ये लगभग 40 से लेकर के 65 साल तक की एज के बच्चे इसमें आ जाते हैं। बच्चे नहीं, इसमें मतलब लोग आ जाते हैं 40 से लेकर के 65 तक। और शारीरिक रूप से अब गिरावट आने लगती है, बाल जो है सफ़ेद होने लगते हैं, मांसपेशियों में ढीलापन आने लगते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगती हैं ना। तो ये कह सकते हैं कि अब जो है धीरे धीरे आदमी वृद्ध अवस्था में पहुंचने लगता है, जीवन समाप्त होने लगती है। अब चंपरास की ज़रूरत पड़ने लगती है ना, बेटी या बेटा का शादी करके अब आदमी चाहता है कि चलो अब जीवन संतुष्टि, जीवन से एकदम मुक्ति मिल गया, काम खत्म ना। नेक्स्ट जो आपका है और सब लास्ट जो है आपका वृद्ध प्रौढ़ावस्था, और ये जो होता है आपका 65 से अधिक साल तक के इसमें लोग आ जाते हैं। और ये जो होते हैं 65 से
इसमें क्या होता है कि इसमें भी शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से गिरावट हो जाती है, शरीर में थकान होने लगता है, चेहरे पर झुर्रियाँ तो आती ही आती है, मांसपेशियों में ढीलापन तो होता ही होता है। इसके अलावा इस एज में सबसे ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम में, उसके अलावा भजन में, कीर्तन में सबसे ज़्यादा इसमें मन लगने लगता है, उनका ध्यान उसी तरफ, उनका रुझान होने लगता है। तो समझ में आ गया होगा कि जितनी भी अवस्थाएं थी सभी अवस्था को मैंने आपको विस्तार से मैंने समझा दिया। तो आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कोशिश करें कि उसको एक दो बार आप फिर से आप पढ़ लीजिए, एक दो बार थोड़ा सा आप घुमा फिरा करके आप पढ़ लीजिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे देखने के बाद फिर से आपको इसमें आपको प्रॉब्लम होना है ना। आपको मैंने जितना हो सका मैंने आपको विस्तार से आपको बता दिया, आपको समझा दिया, और आप एक दो बार कोशिश करके आप इसे पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो फिर एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।